हेलो हेलो हेलो। तो चलो हम लोग अभी कहानी सुनेंगे सर्कुलेशन चैप्टर का, क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का। एकदम स्टोरी के फॉर्म में सुनते जाना है, जब चाहो जब रिवाइज कर सको सुनो, इमेजिन करो। अगर दिक्कत हो रहा है उस टॉपिक में एनसीईआरटी खोल लो और देख लो। तो सबसे पहले आते हैं कि इंट्रो क्या कहता है। तो इंट्रो एक ही बात कहता है कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी एनिमल किंगडम में जब इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट का बात करते हो, जो इनवर्टिब्रेट होते हैं जिसमें स्पंज यानी पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा का जो दो तुम्हारा फाइलम है, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा, ये क्या करता है तो अपने सराउंडिंग वाटर को, अपने इन्वायरमेंट के वाटर को अपने बॉडी कैविटी के थ्रू सर्कुलेट करता है। क्यों करता है? टू एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंसेज लाइक न्यूट्रिएंट यानी कि फूड, गैसेज, या अपने शरीर से अगर एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालना हो तो कुछ नहीं करेगा, वो सराउंडिंग वाटर को अंदर लेता है और अपने बॉडी के अंदर से बॉडी कैविटी के थ्रू पास करवाता है। कौन कौन? फाइलम पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा का मेंबर। बात खत्म है, क्लियर है। दूसरा बात जो इंट्रो में बोलता है कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस के लिए दो चीज़ है। क्या क्या? ब्लड और लिम्फ। लिम्फ भी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में हेल्प करता है, क्लियर है। अब आते हैं ब्लड पर। तो ब्लड हमारा एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसका 3 पार्ट होता है, याद रखना। ब्लड का 3 पार्ट होता है। पहला कंपोनेंट होता है फ्लूइड मैट्रिक्स, दूसरा कंपोनेंट होता है प्लाज्मा और तीसरा कंपोनेंट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब आते हैं, तो जो प्लाज्मा होता है वो 55% ऑफ द ब्लड होता है, यानी 55% ब्लड का हिस्सा प्लाज्मा होता है जो स्ट्रॉ कलर का होता है। और प्लाज्मा का अगर हम बात कर लें तो प्लाज्मा में 90 से 92% यानी 90 to 92% वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन होता है। अब वो जो 6 to 8% प्रोटीन है प्लाज्मा में, उसमें 3 मेजर प्रोटीन हमको पढ़ना है। पहला फिब्रिनोजन, दूसरा एल्ब्यूमिन और तीसरा ग्लोबुलिन। और फिब्रिनोजन का काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में या कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन में। और ग्लोबुलिन का काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। इसीलिए हम लोग इसको याद करते हैं फैग सीओडी के नाम से। कैसे याद करते हैं? फैग सीओडी। ऊपर लिखो फैग और उसके जस्ट नीचे लिखो सीओडी। एफ के नीचे सी, ए के नीचे ओ, जी के नीचे डी। फिब्रिनोजन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, एल्ब्यूमिन ऑस्मो रेगुलेशन और ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म। अब बात करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल भी पाया जाता है प्लाज्मा में, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, ये सभी पाया जाता है। हालांकि ये ज़्यादा पूछता नहीं है, क्लियर है। और प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। अगर उसी प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिए तो उसको हम लोग कहते हैं सीरम। अगर उसी प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हम लोग निकाल देंगे तो उसी को क्या कहते हैं? सीरम। अब आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट के पास में। तो 55% प्लाज्मा था ब्लड में, तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितना हो जाएगा? 45% यानी 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट का 3 कंपोनेंट होता है। पहला इरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, दूसरा ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, तीसरा थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। आते हैं इरिथ्रोसाइट पर। मोस्ट एबंडेंट यानी ब्लड में सबसे ज़्यादा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा इरिथ्रोसाइट पाया जाता है। ब्लड में मोस्ट कॉमन सेल क्या है? हमारा आरबीसी ही है। कितना पाया जाता है? 5 to 5.5 मिलियन यानी 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ में पाया जाता है। बोन मैरो में ये बनता है और आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता और बाइकॉनकेव शेप का होता है, यानी दोनों तरफ से कॉनकेव शेप का होता है, क्लियर है। यानी बाइकॉनकेव शेप का होता है। डिस्क शेप का भी कह सकते हो, बाइकॉनकेव डिस्क शेप का होता है, क्लियर है। रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहता है, जिसके कारण ये रेड होता है ना। 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या? रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग यानी लाल कलर का आयरन होता है और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। कौन? हीमोग्लोबिन। याद रखना 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है ब्लड का और वो मरने के बाद कहाँ चला जाता है? डेड होने के बाद कहाँ चला जाता है? स्प्लीन में। या डेड कहाँ होता है? स्प्लीन में जाकर के, ऐसे याद रखो। यानी ग्रेव, इसीलिए हम लोग उसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। बनता कहाँ पे? बोन मैरो में, क्लियर है। आगे आ जाओ। अब आते हैं ल्यूकोसाइट पर, व्हाइट ब्लड सेल पर। नाम मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स पर। नाम है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल लेकिन ये कलरलेस होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता था, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। तीसरा चीज, डब्ल्यूबीसी कितना पाया जाता है? तो 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, जबकि आरबीसी पाया जाता था 5 से 5.5 मिलियन पर mm³, क्लियर है। यानी बहुत कम पाया जाता है उसकी संख्या में। डब्ल्यूबीसी का टोटल
5 कंपोनेंट होता है। याद करने का तरीका लेमन है, लेकिन लेमन वाला ओ को हम लोग बी के जैसे लिखेंगे तो याद हो जाएगा। एल फॉर लिम्फोसाइट, ई फॉर इओसिनोफिल, एम फॉर मोनोसाइट, बी फॉर बेसोफिल, एन फॉर न्यूट्रोफिल। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एल फॉर लिम्फोसाइट, ई फॉर इओसिनोफिल, एम फॉर मोनोसाइट, बी फॉर बेसोफिल, एन फॉर न्यूट्रोफिल। डब्ल्यूबीसी को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। याद करने का तरीका क्या है, उस पांचों में से कौन कौन ग्रैनुलोसाइट में जाएगा, कौन कौन ए ग्रैनुलोसाइट में जाएगा। तो जितना फिल वाला है यानी एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, 3 था, एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, जितना फिल वाला है वो ग्रैनुलोसाइट में चला जाएगा, और जितना साइट वाला था यानी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट वो चला जाएगा ए ग्रैनुलोसाइट में। नहीं याद करना है, दूसरा तरीका है एमएलए, यानी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ए ग्रैनुलोसाइट होगा। एमएलए विधायक को इंग्लिश में एमएलए ही कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो दोनों तरीका से याद रखो, पहला तरीका जितना फिल वाला है वो ग्रैनुलोसाइट में, और जितना साइट वाला है वो ए ग्रैनुलोसाइट में। अब आते हैं कौन कितना परसेंटेज होता है। तो देखो तरीका फिर से सब कुछ सेम है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखते चलना है, खाली एल को एम से उल्टा कर देना है। यानी समझो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है बी, हाँ, तो बेसोफिल 0.5 से 1%, यानी इस पांचों के नाम का बात कर रहे हैं, तो बेसोफिल 0.5 से 1%। उसके बाद आता है ई, तो एसिनोफिल 2 से 3%। उसके बाद आता है मोनोसाइट यानी एम, कायदे से आता तो पहले एल है, लेकिन हम क्या बोले थे, एल और एम के जगह को बदल देना याद रखने में, है ना, परसेंटेज याद रखने में। तो बेसोफिल 0.5 से 1%, एसिनोफिल 2 से 3%, मोनोसाइट 6 से 8%, एल फॉर लिम्फोसाइट 20 से 25%, और सबसे ज़्यादा पाया जाता है न्यूट्रोफिल 60 से 65%। अब आते हैं बेसोफिल। बेसोफिल 3 सब्सटेंस रिलीज करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। क्लियर है। अब आते हैं बेसोफिल का काम क्या है, तो ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाते हैं। देखते हो कभी भी चींटी काट लिया या कोई बिड़नी वगैरह मधुमक्खी वगैरह डंक मार दिया, वहां पर तुरंत सूजन हो जाता है, कौन करवाता है, बेसोफिल करवाता है। दूसरे नंबर पर जानकारी लेना है हमको एसिनोफिल के बारे में। तो एसिनोफिल का काम क्या है, एसिनोफिल जो है इन्फेक्शन से बचाता है, और जो भी एलर्जिक रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, जो भी चीज़ से तुम्हारा एलर्जी शो करते हो, मान लो कहीं गए तुम बाजार में किसी चीज़ से छींक आ गया, डस्ट से, ये सारा काम कौन करवा रहा है, ये एसिनोफिल करवाता है। यानी एलर्जिक रिएक्शन एसिनोफिल करवाता है, और इन्फेक्शन से बचाता कौन है, एसिनोफिल। लेकिन इन्फ्लामेशन शरीर में कौन करवाता है, बेसोफिल। साथ में बेसोफिल क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। और जहां मधुमक्खी सबके काटने से, जो डंक मारने से जो फूलता है ना, सूजन होता है ना, वो हिस्टामिन के कारण ही होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद बच क्या गया, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है, यानी जो फॉरेन पार्टिकल होता है या जो हमारे बॉडी में बाहर के माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं, उसको ये खा जाता है। और तीसरा जो बच गया हमारा आखिरी, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करता है, यानी हमारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। क्लियर है, इम्यूनिटी पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आते हैं प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट। तो सबसे पहली बात, प्लेटलेट्स है क्या, तो प्लेटलेट्स हमारे बोन मैरो के एक स्पेशल सेल मेगा कैरियोसाइट से बनता है। यानी हमारे बोन मैरो में आरबीसी बन रहा था, और उसी बोन मैरो में एक स्पेशल सेल होता है मेगा कैरियोसाइट, जिससे बनता है प्लेटलेट्स। बेसिकली वहाँ के सेल के टुकड़ों से, यानी प्लेटलेट्स क्या है, सेल फ्रैगमेंट है, सेल का टुकड़ा है। कितना पाया जाता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख, यानी 1.5 लाख to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। आरबीसी कितना पाया गया था, 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट कितना पाया जाता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। और ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट ब्लड सेल कितना पाया जाता है, 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। क्लियर है, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है, अगर प्लेटलेट को हटा देंगे तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट का कमी हो जाएगा तो, या प्लेटलेट नहीं रहेगा तो खून रुकेगा ही नहीं इंजरी होने पर, और काफ़ी ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाएगा। अगला टॉपिक आता है हमारा ब्लड ग्रुप। तो पहली बात, 2 टाइप का ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमन में पढ़ना है, पहला एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, दूसरा आरएच ग्रुपिंग। तो पहले पढ़ते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्यों नाम दिया गया एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, क्योंकि आरबीसी के रेड ब्लड कॉर्पसल के सरफेस पर एक एंटीजन पाया जाता था, तो उस एंटीजन के प्रेजेंट होने और नहीं होने पर दे दिया गया एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का नाम। तो सबसे पहली बात, एंटीजन क्या होता है, तो वो केमिकल जो हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को शुरू करवाता है, इंड्यूस करवाता है, उसको बोलते हैं एंटीजन। यानी वो केमिकल जो हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करेगा उसको बोलते हैं एंटीजन। क्लियर है, अब एंटीजन 2 होता है, ए और
बी। तो अगर किसी आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन है, ए ब्लड ग्रुप में आया। किसी आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप में आया। किसी आरबीसी के सरफेस पर ए और बी एंटीजन दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप हुआ। और किसी आरबीसी के सरफेस पर ना ए है ना बी है तो वो हो जाएगा तुम्हारा ओ ब्लड ग्रुप का। क्लियर है? यानी जिस पर ना ए एंटीजन होगा ना बी एंटीजन होगा। ध्यान रखना, हम बार बार बोले सारा एंटीजन सरफेस ऑफ आरबीसी पर प्रेजेंट था। क्लियर है? उसके अलावा उसी तरीके से प्लाज्मा में भी उसी तरीके से प्लाज्मा में ए और बी दो तरीके का नेचुरल एंटीबॉडी भी पाया जाता है। क्योंकि एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के सरफेस पर। और एंटीबॉडी ए और बी एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। याद रखो, ए और बी एंटीजन कहाँ मिलेगा? आरबीसी के सरफेस पर। ए मिला तो ए ब्लड ग्रुप, बी मिला तो बी ब्लड ग्रुप। ए और बी दोनों मिला एक ही आरबीसी के सरफेस पर तो ए बी ब्लड ग्रुप, और ए और बी में से कोई नहीं मिला तो ओ ब्लड ग्रुप। उसी तरीके से ए बी नेचुरल एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा में। अब एंटीबॉडी क्या होता है सर? तो जैसे एंटीजन क्या करता था, वो केमिकल होता था जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता था। एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीजन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होता है। किसी भी एंटीजन के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। लेकिन चूंकि ए और बी एंटीजन हमारे आरबीसी के सरफेस पर तो बाय बर्थ रहता है, तो इसीलिए नेचुरली हमारे ब्लड में उसका एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। क्लियर है? अब जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे या ब्लड का डोनेशन करवाएंगे एक से दूसरे आदमी में, तो उसके लिए एक सेम ब्लड ग्रुप का होना जरूरी है। क्योंकि अगर अलग अलग ब्लड ग्रुप कुछ और रहा और तुम कुछ और ब्लड ग्रुप उसको इंजेक्ट कर रहे, सपोज करो ए ब्लड ग्रुप वाले को ए बी ब्लड ग्रुप का ब्लड जाकर के दे दिए, तो वो तो सेम ब्लड ग्रुप का तो खून दिए नहीं तुम, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर हो जाता है क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। क्लियर है? यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव होता है, यानी वो किसी को भी दे सकता है ब्लड इस दुनिया में, लेकिन लेगा सिर्फ अपने वाले से, ओ निगेटिव वाले से। और दूसरा यूनिवर्सल रिसिपिएंट, जो सबसे ले सकता है वो कौन है? ए बी पॉजिटिव। वो सबसे ले तो सकता है लेकिन खुद के अलावा किसी और को नहीं दे सकता है। याद रखना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है ओ ब्लड ग्रुप। कितना? उसमें भी कौन सा? ओ पॉजिटिव 36%। क्लियर है? लेकिन ओ नेगेटिव जो एक्चुअल में यूनिवर्सल डोनर होता है वो बहुत रेयर पाया जाता है, यानी बहुत कम पाया जाता है। तो ये हो गया एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का कहानी। अगला होता है हमारा आरएच ग्रुपिंग। तो पहली बात, आरएच वर्ड आया कहाँ से? आरएच वर्ड आया रीसस मंकी के नाम से आया, पहला बात। दूसरा बात, ये आरएच एक तरीके का एंटीजन है। तो 80% ऑफ द ह्यूमन बीइंग में आरबीसी के सरफेस पर जैसे ए और बी एंटीजन पाया जाता है, उसी तरीके से 80% ऑफ द ह्यूमन बीइंग के आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन भी पाया जाता है। तो जो 80% पर आरएच एंटीजन पाया गया वो आरएच पॉजिटिव कहलाएगा। अभी ऊपर बोले थे ना एबीओ में ए बी पॉजिटिव ओ निगेटिव, तो ये निगेटिव बता रहा है कि आरएच एंटीजन नहीं है। ए बी पॉजिटिव मतलब आरएच एंटीजन है। ए पॉजिटिव मतलब ए एंटीजन और आरएच एंटीजन है। ए निगेटिव का मतलब ए एंटीजन तो है आरएच एंटीजन नहीं है। बी पॉजिटिव का मतलब बी एंटीजन भी है आरएच एंटीजन भी है। ओ पॉजिटिव का मतलब ए और बी एंटीजन तो कोई नहीं है लेकिन आरएच एंटीजन है। समझो मेरी बात, पॉजिटिव का मतलब आरएच एंटीजन है, नेगेटिव का मतलब आरएच एंटीजन नहीं है। और ए और बी और ओ का तो ऊपर में बता ही चुके हैं किस्सा। क्लियर है? अब समस्या क्या है कि अगर आरएच निगेटिव यानी जिस आरएच नहीं है जिसके ब्लड में आरएच एंटीजन जिसके आरबीसी के सरफेस पर, अगर वो मिल जाएगा, उसका ब्लड मिल गया आरएच पॉजिटिव यानी जिसके ब्लड में आरएच पॉजिटिव एंटीजन है यानी आरएच एंटीजन है, तो उसका ब्लड क्या करना शुरू करेगा? आरएच एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। सर नहीं समझ में आया, समझो मेरी बात को। कोई आरएच निगेटिव पर्सन है, ठीक है सर। अब आरएच निगेटिव मतलब यानी उसके ब्लड के में आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन नहीं है। अब सडन क्या किया, कोई आरएच पॉजिटिव का ब्लड लेकर के उसके वेन में इंजेक्ट कर दिया। किसके वेन में? आरएच नेगेटिव वाले के वेन में। तो उसके बॉडी में तो नेचुरली आरएच एंटीजन नहीं था, लेकिन तुम आरएच नेगेटिव वाले के बॉडी में अगर आरएच पॉजिटिव इंजेक्ट कर दोगे, घुसा दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है एक अलग से एंटीजन चला गया। और हम तुमको अभी भी बोलें कि हमारे बॉडी में कोई भी बाहरी पार्टिकल फॉरेन पार्टिकल जाता है और अगर एंटीजन की तरह बिहेव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगा। यानी आरएच
नेगेटिव वाले के बॉडी में जैसे ही RH पॉजिटिव ब्लड इंजेक्ट करोगे तुरंत उसका बॉडी क्या करना शुरू कर देगा, तुरंत उसका बॉडी RH एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। क्लियर है। अब एक कंसेप्ट है RH इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल दे करके कि सपोज करो मदर RH नेगेटिव हो, यही कंसेप्ट है और यही याद भी रखना है एनसीईआरटी में कि मदर RH नेगेटिव हो यानी मदर में RH एंटीजन नहीं हो और उसका जो बच्चा हो, फीटस हो, यानी जब वो बच्चा गर्भ में रहे, वॉर्म में रहे, यूट्रस में रहे, वो RH पॉजिटिव बेबी अगर हुआ यानी वो RH पॉजिटिव हुआ तो जो पहला प्रेगनेंसी होता है, पहला प्रेगनेंसी में तो दोनों का ब्लड एक्सपोज नहीं होता, यानी दोनों का ब्लड एक दूसरे से फ्यूज नहीं होता है, मिलता नहीं, यानी बच्चे का और माँ का ब्लड पहले प्रेगनेंसी में नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता है? ड्यू टू क्योंकि दोनों का ब्लड सेपरेटेड होता है प्लेसेंटा से। क्लियर है। लेकिन डिलीवरी के समय में जब पहले बच्चे का डिलीवरी हो रहा होगा तो वहां पर हो सकता है कि बच्चे के खून में यानी बच्चे के खून से थोड़ा सा RH पॉजिटिव ब्लड मदर के ब्लड RH नेगेटिव वाले से मिल जाए। यहाँ पर बच्चे का नुकसान होगा क्या? नहीं, बच्चे का नुकसान नहीं होगा। क्या हुआ? तो बच्चे का RH पॉजिटिव वाला ब्लड किससे मिल गया डिलीवरी के समय में? मदर के RH नेगेटिव वाले ब्लड से। यानी अब मदर का बॉडी क्या बनाना शुरू कर देगा? RH एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। किसके अगेंस्ट में? RH एंटीजन के अगेंस्ट में। अब जब अगला प्रेगनेंसी होगा और मैटरनल ब्लड सपोज करो दूसरे प्रेगनेंसी में, पहले प्रेगनेंसी में ये खतरा नहीं रहता है क्योंकि प्लेसेंटा वहां पर अलग क्या रहता है, लेकिन दूसरे प्रेगनेंसी में अगर क्या होता है कई बार कि मदर का जो RH नेगेटिव ब्लड है वो बच्चे के फीटस के ब्लड में चला जाता है, यानी RH पॉजिटिव वाले ब्लड में चला जाता है। और चूंकि जो मदर का RH नेगेटिव था तो पहले प्रेगनेंसी में जब बच्चा का RH पॉजिटिव ब्लड मदर के ब्लड के साथ फ्यूज हो गया था तो मदर के ब्लड जो है दूसरे प्रेगनेंसी में उसमें तो RH एंटीबॉडी है और बच्चा के ब्लड में क्या है? RH एंटीजन है। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब वो दोनों ब्लड फ्यूज करेगा, दोनों ब्लड मिलेगा तो क्या होगा? जो मदर का वो जो RH एंटीबॉडी वाला ब्लड था वो तो बच्चे के ब्लड को मारना शुरू कर देगा क्योंकि वो RH एंटीजन है, वो तो दुश्मन की तरह बिहेव करेगा। याद रखना, एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अब समझो मेरी बात को। इस कारण क्या होता है, वो जो चीज होता है इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसका नाम दिया गया इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। हम अगेन बोल रहे हैं, एनसीईआरटी ओपन करके पढ़ोगे, टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। अब समझो, ये फैटल होता है, बच्चा मर सकता है या काफ़ी ज़्यादा एनीमिया होगा, खून का कमी होगा क्योंकि मदर का जो थोड़ा सा ब्लड चला गया था, मिक्स हो गया था बच्चे के ब्लड के साथ सेकेंड प्रेगनेंसी में या थर्ड में, तो वो तो RH एंटीबॉडी वाला था, है ना। या फिर जॉन्डिस होगा बच्चे में। क्लियर है। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस को रोकते कैसे हैं? तो कुछ नहीं करते हैं, जैसे ही मदर पहले बच्चे का डिलीवरी होता है मदर का, तुरंत मदर में इंजेक्ट कर देंगे एंटी RH एंटीबॉडी, यानी कि मदर के बॉडी में जो भी RH एंटीबॉडी बना होगा उसके अगेंस्ट हम लोग इंजेक्ट कर देंगे और जिस कारण से वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जिस कारण से वो जो है अब वो एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा किसके? मदर के ब्लड में। अब सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। अब आते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्लॉटिंग शो करता है रिस्पॉन्स ऑफ ट्रॉमा, यानी जब भी कोई इंजरी होता है, कट होता है, उसके अगेंस्ट हमारा ब्लड क्लॉटिंग का रिस्पॉन्स आता है। पहली बात। दूसरी बात, क्यों आता है ब्लड क्लॉटिंग का रिस्पॉन्स? ताकि हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा ब्लड का लॉस ना हो। तो जहां भी देखते हो कि माइनर कट लगता है तो वहां पर एक डार्क रेडिश, याद रखना ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्क रेडिश ब्राउन बहुत बार पूछता है कि वो जो तुम्हारा इंजरी होगा वहां पर जो कलर जो बाद में वो जम जाता है ना, सूखा सूखा सा, जिसको हम लोग नाखून लेकर उखाड़ते रहते हैं, वो किस कलर का होता है? तो डार्क रेडिश कलर का होता है। पहली बात। ये कहाँ पर? तो जहाँ पर कटा होता है उस साइड पर जम जाता है और जमने के बाद धीरे धीरे देखते हो ना, खुद ही खून निकलना बंद हो जाता है, फिर वो सूख जाता है, फिर उसको उखाड़ते हो, अगर वो कच्चा रहा तो फिर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है ना। अब एक्चुअल में वो बनता कैसे? वो डार्क रेडिश स्कम बनता कैसे? तो ये एक जाल हो, तो वहाँ पर तुरंत ब्लड क्या करता है, तो फिब्रिन्स का एक जाल बना लेता है कि
किसका जाल बना लेता है, फिब्रिन्स का एक जाल बना लेता है। और फिब्रिन्स के जाल में क्या होता है, तो जो भी ब्लड का डैमेज्ड फॉर्म एलिमेंट है, यानी जो भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी डैमेज्ड पार्ट है, वो सारा उस फिब्रिन्स के जाल में फंस जाता है और तब वो डार्क रेडिश कलर का स्कम बन जाता है। तो अब आओ समझते हैं फिब्रिन कहाँ से बनता है। तो समझो, हमारे ब्लड के प्लाज्मा में एक प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है ना, प्रोथ्रोम्बिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है जो कि इनएक्टिव होता है, ठीक है। उसको थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम एक्टिव करता है और बनाता है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोकाइनेज क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। और ये सारा काम कहाँ हो रहा है, हमारे प्लाज्मा में हो रहा है। थ्रोम्बिन एंजाइम भी है, प्रोटीन भी है, याद रखना है, एकदम दिमाग में घुसा लो। एनसीईआरटी सिर्फ एंजाइम लिखता है, लेकिन थ्रोम्बिन अपने आप में एंजाइम भी और प्रोटीन भी, ठीक है। अब प्लाज्मा में ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये एक्ट करता है फिब्रिनोजेन पर। किस पर एक्ट करता है, फिब्रिनोजेन पर, तब बनता है फिब्रिन। फिर से एक बार सुन लेते किस्सा। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव स्टेज में, किस में, हमारे प्लाज्मा में, क्लियर है। उस पर थ्रोम्बोकाइनेज एक्ट करेगा, बनेगा थ्रोम्बिन जो एंजाइम या प्रोटीन दोनों है। अब वो थ्रोम्बिन एक्ट करेगा फिब्रिनोजेन पर अगेन इन द प्लाज्मा और वो बनाएगा फिब्रिन। वही फिब्रिन का नेटवर्क तुम्हारा कटिंग साइट पर जाकर के जम जाता है। जो भी ब्रोकन डिस्ट्रॉयड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं और वो डार्क रेडिश स्कम बन जाता है। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन से फिब्रिन बनने का प्रोसेस है, इसको बोलते हैं कास्केड मैकेनिज्म। पहले एनसीईआरटी के सिलेबस में था, अब नहीं, अब सिर्फ नाम रह गया। 11 स्टेप होता है, ये तुमको 3 स्टेप सुनने में लगा, एक्चुअल 11 स्टेप का होता है और 9 क्लॉटिंग फैक्टर्स में यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्लियर है। अब समझो, जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, तो ऐसा नहीं कि कट हुआ तो ब्लड को सिग्नल जाएगा, ब्लड जो है सॉरी ब्रेन को सिग्नल जाएगा, ब्रेन प्लेटलेट को देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ही कट लगता है तो जो सिग्नल होता है क्लॉटिंग का वो दोनों जगह रिलीज होता है, यानी प्लेटलेट में भी रिलीज होता है और जिस जगह पे कटा वहां पर भी रिलीज होता है और दोनों जगह से क्लॉटिंग का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, शुरू हो जाता है। कहाँ कहाँ से, प्लेटलेट से भी और साइट ऑफ इंजरी से भी, दोनों जगह से एक साथ शुरू हो जाता है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग लिम्फ पर। अब हम लोग किस पर आएंगे, लिम्फ पर आएंगे, हम लोग आएंगे लिम्फ पर। तो लिम्फ क्या होता है समझो, तो हमारे जो कैपिलरीज में यानी ब्लड जाते रहते हैं जो छोटे छोटे वेसल्स में, तो उस वेसल्स में छोटा छोटा पोर होता है। उस पोर के थ्रू क्या होता है, तो वेसल्स के बाहर थोड़ा थोड़ा पानी निकलना शुरू हो जाता है और वो पानी किसी सेल में नहीं जाता, दोनों सेल के मतलब सेल सबके बीच बीच में रह जाता है वेसल के बाहर में। उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इसका सेम कंपोजिशन होता है प्लाज्मा से, लेकिन फर्क क्या होता है, तो फर्क ये होता है कि प्रोटीन और फॉर्म एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि निकला तो सिर्फ और सिर्फ पानी रहता है ना कैपिलरी से बाहर, क्लियर है। अब ये लिम्फ यानी कि ये टिश्यू फ्लूइड क्या करता है, तो ये एक्सचेंज करता है किस किस का, न्यूट्रिएंट का और गैस का। कहाँ से, ब्लड और सेल से, पहला चीज। अब लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, तो लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली होता क्या है, तो लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में नेटवर्क ऑफ वेसल्स जो इस टिश्यू फ्लूइड को क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है और फिर से ला करके मेजर वेन्स में पटक देता है। यानी कि कैपिलरी से वो टिश्यू फ्लूइड निकला था वाटरी फॉर्म में और वो अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ या एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स गैसेस जो भी था वो कर लिया। फिर ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, उसी टिश्यू फ्लूइड को, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कलेक्ट करता है और मेजर वेन में जाकर के पटक देता है, ले जाओ भाई हार्ट के पास अपना, क्लियर है, या लंग्स के पास, जो भी है। किस के लिए, डीऑक्सीजनेशन सॉरी मतलब कार्बन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड के लिए, क्लियर है। अब आते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाने वाला फ्लूइड है, कलरलेस होता है, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यानी जिम्मेदार होता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लिम्फ भी न्यूट्रिएंट और उससे इम्पॉर्टेंट हार्मोन भी कैरी करता है। लिम्फ यूजुअली तुम किताबों में लिखा देखते हो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड हार्मोन को कैरी करता है, नहीं, लिम्फ भी हार्मोन को कैरी करता है। उसके अलावा लिम्फेटिक टिश्यू एक और चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए। कहाँ से, हमारे इंटेस्टाइन के विली में जो लैक्टेल्स होते हैं उस लैक्टेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं फैट, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटेस्टाइन के विली में लैक्टेल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं फैट को। अगेन वो कहाँ चला जाएगा, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। अब आते हैं सर्कुलेटरी पाथवे का बात करते हैं। सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन पाया जाता है फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम मोलस्का, जो एनिमल किंगडम का फाइलम तुम लोग को याद होना चाहिए।
तो इसमें ओपन पाया जाता है आर्थ्रोपोडा मोलस्का में। बेसिकली होता क्या है, हार्ट क्या क्या ब्लड को पंप किया, वो चला जाएगा लार्ज वेसल में, और वो लार्ज वेसल से चला जाएगा बॉडी कैविटी में, और बॉडी कैविटी का नाम है साइनस। यानी ब्लड हार्ट पंप करेगा, सीधा जाएगा लार्ज वेसल में, और लार्ज वेसल से चला गया सीधा तुम्हारा बॉडी कैविटी में यानी साइनस में। ये हो गया ओपन सर्कुलेशन। किस में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में। लेकिन अगर तुम बात करोगे इधर क्लोज, तो पाया जाता है एनेलिडा और कॉर्डेटा में। फाइलम एनेलिडा और फाइलम कॉर्डेटा में पाया जाता है तुम्हारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो ब्लड पंप होगा हार्ट से यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो जाएगा क्लोज्ड वेसल्स में या नेटवर्क ऑफ वेसल्स में, इसलिए उसको वो बॉडी कैविटी में डायरेक्ट नहीं। कभी देखो पेट में ब्लड घूम रहा है, पूरा पेट में खून भरा पड़ा है हमारे, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वेसल्स में रन करता है, तो इसीलिए इसको क्लोज्ड कहते हैं। लेकिन ओपन में यानी आर्थ्रोपोडा मोलस्का में बॉडी कैविटी में ब्लड सीधा पंप हो जाता है, जबकि एनालिडा कॉर्डेटा में यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में वो नेटवर्क ऑफ वेसल्स में जाता है। क्लियर है। जितना भी हमारा वर्टिब्रेट होता है, उस वर्टिब्रेट में जितना भी वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है, वो उसमें मस्कुलर और चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। जैसे फिश का बात करो तो हार्ट सबका मस्कुलर होगा, पहला बात याद रखना। अगर फिश का बात करो, 2 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, एक ऑरिकल या एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। क्लियर है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स यानी मेंढक और रेप्टाइल, लेकिन रेप्टाइल में एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को छोड़ के एम्फीबियन और रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। और क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल्स, इसमें 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। क्लियर है। अब आते हैं आगे। तो फिश में बेसिकली क्या हुआ, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा गिल्स के पास में। गिल्स क्या करेगा, ब्लड को ऑक्सीजनेशन करवाएगा, भेज देगा बॉडी पार्ट में। अगेन बॉडी पार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यूज करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगा और वो दे देगा हार्ट को। तो ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन। फिर से रिपीट कर देना, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा गिल्स में, गिल्स ब्लड को ऑक्सीजनेशन करवाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा बॉडी पार्ट में, और बॉडी पार्ट से फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है तुम्हारा हार्ट में। इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। अब आते हैं एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में, यानी 3 चैम्बर हार्ट में, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। तो जो याद रखना, अब जैसे 2 चैम्बर हार्ट से ऊपर उठना, याद रखना हमेशा लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम होगा और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड का और राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो हम ऐसे याद किए थे कि हम लोग यूजुअली कॉपी में लेफ्ट से राइट लिखते हैं, तो हम सही काम करते हैं, और सही काम करने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो यानी लेफ्ट साइड से सारा काम चलेगा ऑक्सीजनेशन वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और राइट साइड से चलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। क्लियर है। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट आर्टरी में। कहाँ से, या तो गिल्स से, या तो लंग्स से, या स्किन से। कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेफ्ट आर्टरी में, या तो गिल्स से, या तो लंग्स से, या फिर स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। उसी तरीके से बाकी के बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा राइट एट्रियम में। लेकिन चूंकि एक ही वेंट्रिकल पाया जाता है, तो लास्ट में आकर के वो दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है उसके वेंट्रिकल में, और वही मिला हुआ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है उसके पूरे बॉडी पार्ट में। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब बात करते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स का, यानी अपने लोगों का जब बात करें तो 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होता है। एक पहला सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का काम है हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाएगा और उसको ले जा करके हमारे पूरे बॉडी में घुमाएगा और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना करके हार्ट में दे देगा। ये हो गया सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा लंग्स तक, लंग्स में जाएगा, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा और अगेन ले आएगा हार्ट में, सो दैट कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो चुके। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट होता है आधे घंटे के एपिसोड में। तुम लोग इसको सुनो, अगेन तुम्हारा इसका आधा पार्ट मिल जाएगा। क्लियर है। एनसीईआरटी खोल के पढ़ो, समझो, सीखो, मज़ा आएगा। जब चाहो तब रिवाइज करो और याद करो। ठीक है। थैंक यू।